पुस्तक 243601 की लेखिका ईरा टांक हमारे साथ में हैं, जो लेखक ही नहीं बल्कि पेंटर भी हैं, जिन्होंने फिल्में भी बनाई हैं और भी अलग अलग भूमिकाओं में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। इन सभी पहलुओं पे आज बातचीत होगी। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ ईरा जी से कि वो हमारे बीच में हैं और अपनी जो एक चर्चित पुस्तक है 243601 उस पर बात होने जा रही है। 243601 शीर्षक से ऐसा लगता है शायद किसी गणित की पहेली की बात हो रही है, लेकिन यहाँ गणित की किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश नहीं होगी, बल्कि ये हेडिंग एक ऐसी पुस्तक का है, एक ऐसे उपन्यास का है जिसमें गणित कम और भावनाएं ज़्यादा है, जहाँ मोहब्बत की बात है, जहाँ युवाओं की बात है। कई पहलू इस उपन्यास में शामिल हैं। मैं बिना देर किए मैं उन्हीं से कहूँगा कि 243601 की इस पहेली को, इस गुत्थी को वो खुद अपने शब्दों में सुलझाएं। ईरा जी। शुक्रिया चांद साहब। यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और बहुत खूबसूरत शाम है, फरवरी की उतरती सर्दी है और हवा चल रही है, तो एक खुशनुमा सा माहौल है। 243601 जो मेरा उपन्यास है, ये एक शहर की कहानी है और ये शहर है बदायूं। ये बदायूं का पिन कोड है, जहाँ के लोग, बदायूं उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, जहाँ के लोग इसके पिन कोड को आधा अंग्रेज़ी और आधा हिंदी में बोलते थे, 243601। क्योंकि ये कहानी मैंने उस शहर को ध्यान में रख के लिखी है, इसीलिए उसको मैंने टाइटल दिया 243601 उसके पिन कोड पे। और उस शहर की खुशबू समेटे ये प्रेम कहानी दुनिया के किसी भी कोने की प्रेम कहानी हो सकती है, क्योंकि जो प्रेम होता है वो कहीं भी घट रहा हो, जो फीलिंग्स हैं वो चाहे एक छोटे कस्बे में रहने वाले इंसान की हो या अमेरिका में रहने वाले इंसान की हो, फीलिंग्स सेम होती हैं, दर्द की, प्यार की, नफ़रत की। तो कहीं का भी इंसान इसे पढ़ेगा तो कनेक्ट करेगा। और इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं, वो है बेगम साहिबा, जो अपनी शर्तों पे जीती हैं और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करती हैं। तो ये एक बहुत मज़ेदार सा उपन्यास है जो लास्ट ईयर आया था राजपाल से, और अभी ये स्टॉल पे भी उपलब्ध है। राजपाल का स्टॉल वहाँ कॉर्नर पे है। तो अगला सवाल मैं आपसे 243601, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके इस उपन्यास को क्यों पढ़ा जाए, अब क्या जवाब होगा? कि ये वो वजह है या ये वो चीज़ें हैं जिस वजह से जो है एक आम आदमी या कहें कि युवाओं को इसको पढ़ा जाना चाहिए? वो क्या खूबियां हैं आपकी नज़र में आपके इस उपन्यास में जो एक पाठक को खींचती है? सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें है प्यार। और प्यार जो है वो मुझे लगता है दुनिया की एक ऐसी ताकत है, ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन दुनिया में जो बहुत कुछ अच्छा है वो इसी शक्ति की वजह से है, प्रेम की वजह से है। इसमें एक अलग तरह का प्रेम है जो बोलते हैं ना कि इसमें एक यंग जनरेशन का प्रेम भी है और एक ओल्ड जनरेशन का प्रेम भी है। जब हम ज़्यादातर जो समाज में नियम बने होते हैं कि प्रेम करने की उम्र है 17 से लेकर 30 साल, लेकिन यहाँ जो प्रेम है वो है 50 साल से ऊपर का प्रेम। और प्रेम के बारे में एक बहुत खूबसूरत बात ये है कि ये किसी भी उम्र में हो, लेकिन मन को जो है 15-16 साल का कर देता है। चाहे आप 50 या 60 साल की उम्र में प्यार में पड़ रहे हैं, तब भी आपकी जो फीलिंग्स होंगी वो टीनेजर वाली होंगी, वही हार्मोनल रश, वही एड्रेनालिन रश। तो ये खुशबू आपको इस उपन्यास में मिलेगी। साथ ही साथ इसमें बहुत सारा ह्यूमर है, जैसे छोटे शहरों का ह्यूमर होता है, छोटी छोटी बातों में चुटीलापन। वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और लेखक के तौर पे तो मैं ये कहूँगी कि मेरा अब तक का ये बेहतरीन काम है और मैंने इसमें 3-3.5 साल लगाए हैं, तो उम्मीद यही करती हूँ कि इससे प्यार मिलेगा पाठकों को। 243601 मतलब बदायूं का एक पिन कोड, बदायूं शहर से जुड़ी हुई आपकी यादें। आपको क्यों ऐसा लगा कि बदायूं शहर से जुड़ी हुई आपकी यादें हर यूथ या कहें कि नौजवान की ये
हर नौजवानों को अपने शहर से कनेक्ट करेगी? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिस शहर से लगाव होता है या जिस माटी में पला बड़ा होता है, वो जाहिर सी बात है वो उससे लगाव होगा ही होगा। पर आपने वो क्या चीज़ें इसमें डाली कि सिर्फ हर कोई जो है इसका रीडर ये समझे कि वो अपने ही शहर की या अपने ही माहौल की बात कर रहा है या महसूस कर रहा है पढ़ के? हमारे जीवन में जो शुरुआती 15-16 साल होते हैं, हर किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और वो साल जो हैं मैंने बदायूं में बिताए, क्योंकि मैंने वहाँ से पढ़ाई करी। और वो जो ऐसा समय होता है, सबसे ज़्यादा सीखने का समय होता है, सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने का समय होता है। और कितने सारे लोग हैं यहाँ पे भी, जितने लोग बैठे हैं वो अपने अपने शहरों को छोड़कर आए हैं। कोई गांव से आया है, कोई किसी और ज़िले में रहता था, वो जयपुर आ गया, या जयपुर से मुंबई चला गया। तो हम लोग अपने शहरों को छोड़ते हैं, लेकिन जो शहर हैं वो हमें नहीं छोड़ते हैं। वहाँ से हम लोग जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, और वो शहर हमारा हिस्सा हो जाता है। तो इसी तरह बदायूं भी मेरा एक हिस्सा हो चुका है, क्योंकि मैंने वहाँ जीवन के 18 साल बिताए शुरुआती। और उसके बाद मुझे लगा कि उस मिट्टी के लिए जो मेरा कर्ज़ है, वो जो मैंने सीखा सबसे ज़्यादा अपने शुरुआती जीवन में, जो मेरी भाषा मैंने उस शहर से सीखी, हिंदी और उर्दू, तो वो मैंने एक कर्ज़ चुकाया है। और ये सबको इसलिए रिलेट करेगी कि हम सब कहीं ना कहीं से पलायन करके आए हुए हैं और अपने अंदर कई कई शहर समेटे हुए हैं। तो जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप अपने छोटे हुए शहरों में जाएंगे और मुझे लगता है उस नॉस्टैल्जिया को जिएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। कहानी की बात आपने की, इस उपन्यास की कथानक की बात की, तो थोड़ा सा आप निचोड़ और सारांश के रूप में क्या बताएंगे कि इसका जो पूरा एक कथानक है वो इस तरह आपने पिरोया है? हाँ, या फिर इसका एक अंश है वो भी आप देख सकते हैं। जी, मुझे लगता है कि कहानी का, मैं इस उपन्यास में से एक चैप्टर पढ़ती हूँ और शायद उससे कुछ कहानी आप तक पहुँचे। ये जो उपन्यास है उसकी जो मेन नायिका है वो है बेगम साहिबा, बेगम गजाला सुल्तान, जो कि खुद को गुलाम वंश से बताती हैं। और वो कहती हैं कि जो गुलाम वंश की रानी थी रज़िया सुल्तान, उनकी जो सोने की चिलमची है, एक सोने का बर्तन जो टब है, वो उनके पास आज भी है। तो ये कहानी का जो मूल कथानक है, और इसमें एक आपको हकीम साहब हैं, हकीम शाहिद मियाँ, जो इस समय 58 साल के हैं, लेकिन बेगम साहब के इश्क में पूरी तरह से गिरफ्तार हैं। तो मैं इसमें से एक चैप्टर पढ़ रही हूँ। जी, तो इसका चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ, पीतल इश्क। हकीम शाहिद अब्बास कल रात ही मुरादाबाद से लौटे थे। मुरादाबाद में भी उनके कई मरीज़ रहते थे। वहाँ उनकी चचेरी बहन भी रहती थी, तो 4-5 महीनों में उनका एक चक्कर वहाँ लग जाता था। वो शहर पीतल की नक्काशीदार काम के लिए मशहूर था। बहन के लिए कुछ सामान लेने निकले तो बाज़ार में घूमते हुए उनकी नज़र एक बेहद खूबसूरत चिलमची पर टिक गई। चिलमची एक टब जैसा बर्तन होता है, जो मेटल का एक पॉट होता है, इसे चिलमची बोलते हैं। तो उन्होंने तुरंत रिक्शा रुकवाया और दुकान पर पहुंच गए। काफ़ी देर मोल भाव करने के बाद वो चिलमची गजाला बेगम साहब के लिए ख़रीद ली उन्होंने। रात बड़ी बेचैनी से कटी। कैसे चिलमची उनको गिफ्ट करूँगा, कैसे गजाला मेरे इस सरप्राइज़ पर हैरान होंगी, शर्माएंगी और मेरी मोहब्बत पर थोड़ी तवज्जो देंगी। ये सोचते सोचते उनकी नींद कहाँ उड़ गई ये पता ही नहीं चला। सुबह ही चाणक्य मिष्ठान भंडार से 1 किलो कड़क जलेबी तुलवाई। जानते थे कि बेगम साहब को जलेबियाँ बहुत पसंद हैं, तो गर्म जलेबी और चमकीली चिलमची बगल में दबाए वो सुबह सुबह ही हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए। चाय की महक उनके नथनों में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम गजाला खातून। उनके मुंह से अपना नाम गजाला सुनकर बेगम साहब को बड़ी हैरानी हुई। आज हकीम साहब को ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ हो रहे थे, मगर उन्होंने नज़रअंदाज करते हुए सिर झुकाया। वालेकुम सलाम हकीम साहब, इतनी सुबह कैसे? कोहरा तो छटने देते। सब खैरियत तो है?
अल्लाह का फजल है, सैर पर निकला था तो चाणक्य के यहाँ जलेबियाँ छनती हुई नज़र आ गई। बस क्या था, आपकी याद आ गई और आपके लिए तुलवा लाया हूँ, आपके बहाने हम भी थोड़ी बहुत चख लेंगे। शाहिद मियाँ, बहाने तो हमारे आती हैं लेकिन खाते तो आप ही ज़्यादा हैं। अब आप सैर पर वज़न घटाने जाते हैं या बढ़ाने? 1 किलोमीटर की सैर करने के बाद 1 किलो जलेबी खाकर आज तक किसका वज़न कम हुआ है भला? अरे अपनी हकीमी खुद पर भी तो लागू किया कीजिए। अरे अब किसके लिए वज़न घटाना है? कोई अपना हो जो फ़िक्र करे तो मन भी करता है कि वज़न वगैरह कम कर लें। वो बात बात में अपनी मोहब्बत का इजहार करने से नहीं चूकते थे। और 1 किलो मैं कोई अकेला थोड़ी खा जाऊंगा, आप हैं, सकीना है, अपना हुसैन है, सब मिलकर खाएंगे। फिर अपनी ही बात पर ज़ोर से हंसते हुए उन्होंने सकीना को पुकारा। अरे भाई सकीना, ज़रा चाय तो पिलवाओ। हाँ जी हकीम साहब, बना रही हूँ, सकीना ने रसोई से जवाब दिया। उसको मालूम था कि बहाना तो चाय का होता है, उनको मिलना बेगम साहब से होता है। और सकीना, हुसैन इस बात का बहुत मजाक उड़ाते थे। इतने में हुसैन ब्रश करता हुआ आंगन में आ गया। हाँ चचा, बात तो तुम सही कह रहे हो, किसको फिक्र है तुम्हारी, लेकिन मैयत उठाने वालों की तो कमर ही टूट जाएगी ना, यही सोच के वजन घटा लो। लाहौल बिल्ला कुव्वत, ना दुआ ना सलाम, मुंह खोलते हो तो मनहूसियत निकलती है। अरे सलाम चाचा, क्यों भड़क रहे हो, सुबह सुबह कैसे धमक पड़े ये बताओ। शाहिद मियाँ हुसैन की चुहलबाजी से चिढ़ जाते थे। बरखुरदार, थोड़ी तमीज़ सीखिए, जलेबी लेकर आया हूँ, आप खा लीजिए तो ज़ुबान में थोड़ी मिठास आएगी, कड़वाहट कम होगी आपकी। आप ही ठूसिए, हम ज़रा डाइटिंग कर रहे हैं, प्रोटीन शेक पीकर अभी जिम जाएंगे। बेगम साहब को हंसी आ गई। अरे हकीम साहब, इसकी बातों का बुरा ना माने, बच्चा है। बच्चा ठूठ हो गया है, काम पर लगाइए इसको, खाली दिमाग है तो शैतान कब्जा किए बैठा है। तुम अपना काम करो बुढ़ऊ, दवाई की पुड़ियाँ बांटते रहो, फालतू ज्ञान ना बांटो। शाहिद मियाँ का मन किया कि एक ज़ोरदार चपत हुसैन के मुंह पर लगा दें, पर बेगम साहब का लिहाज करके वो जहर का घूंट पीकर रह गए। हुसैन उनको और वो हुसैन को फूटी आँख नहीं सुहाते थे। उनको हमेशा लगता था कि हुसैन की वजह से ही बेगम साहब ने उनसे निकाह नहीं किया। दूसरी तरफ हुसैन को लगता था कि शाहिद मियाँ उसकी अम्मी जैसी बेगम साहब पर लाइन मारते रहते हैं, तो कहीं एक दिन वो दूल्हा बनकर इस घर में ना आ जाएं और रिश्ते में उसके बाप हो जाएं। शुक्रिया। आपका ये उपन्यास पहले कहानी की शक्ल में था, आपको कैसे लगा कि ये कहानी नहीं, इसको उपन्यास के रूप में होना चाहिए? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इस उपन्यास की शुरुआत हुई थी लॉकडाउन के समय में। जब ऐसे ही वॉक करते समय मैं दुष्यंत को, मेरे हस्बैंड को, कहा अपने बचपन की बातें बता रही थी, तो चिलमची का जिक्र आया। चिलमची के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि चिलम पीने वाले को चिलमची बोलते हैं, जैसे अफ़ीम पीने वाले को अफ़ीमची बोलते हैं। तो चिलमची जो है एक अरबी का शब्द है, और चिलमची एक मेटल का पॉट होता है, जैसे टब होता है। तो एक चिलमची थी हमारे यहाँ, सोने की नहीं थी, एक एल्यूमिनियम की चिलमची थी। तो ये शब्द बड़ा अलग सा था, तो दुष्यंत ने कहा कि इस पर कहानी लिखो, और एक फिक्शनल कैरेक्टर मैंने बनाया बेगम साहब का और उस पर कहानी लिखी। लेकिन जो उसमें पात्र थे, जैसे आपने हुसैन को पढ़ा, हुसैन 21-22 साल का मस्त मौला लड़का है जो बेगम साहब को किसी दरगाह में घूमता हुआ मिल गया था। अनाथ बच्चा था, 6-7 साल का। बेगम साहब के बच्चे नहीं थे तो वो उसको गोद ले आई और उसे पाल लिया। दूसरी तरफ शाहिद मियाँ हैं जो एक हकीम साहब हैं, छोटे शहर में जैसे हकीम होते हैं, यूनानी हकीम, जिनकी जो हकीमी है वो अभी थोड़ा ख़तरे में है, क्योंकि आजकल लोग एलोपैथिक पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो सबके अपने अपने स्ट्रगल हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। तो जब मैंने कहानी लिखी तो मुझे लगा कि इसमें जो पात्र हैं वो विस्तार मांगते हैं, उनको एक बड़े कैनवस की ज़रूरत है। तो ये जो कहानी थी वो धीरे धीरे उपन्यास में तब्दील हो गई, और कोविड में ये शुरू हुआ था और लास्ट ईयर ये पूरा हुआ। अभी जो आपने अंश पढ़ा उपन्यास का, तो उसमें देखा संवाद पे आपने बहुत मेहनत की है। जिस तरह के कैरेक्टर हैं उसी तरह की भाषा और उसी तरह की शैली आपने अपनाई है। एक उपन्यास में भाषा शैली और संवाद जो है वो क्या मायने रखते हैं? क्या किसी भी उपन्यास के कैरेक्टर को सही तरीके से पेश करने के लिए, या यूँ कहें कि उसके कथानक में जो मैसेज हमने दिया है उस सही उभारने के लिए कितने मायने रखते हैं संवाद और भाषा शैली?
संवाद क्योंकि बिना कहे समझना बहुत मुश्किल होता है, तो संवाद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और चूँकि मैंने ऑडियो स्टोरीज़ के लिए बहुत लिखा है, तो मेरी कहानियों में आपको संवाद काफ़ी मिलेंगे। और क्योंकि छोटे शहर की कहानी है और जो करेक्टर है हमारा हुसैन बहुत वोकल है, बात बात पे बोलना होता है, वो मतलब चुप नहीं रहता, तो उसके लिए मैंने जैसे हर करेक्टर को हम बनाते हैं तो हर करेक्टर का एक करेक्टर स्केच तैयार करते हैं कि ये करेक्टर की अपब्रिंगिंग कैसी होगी। जैसे बोलते हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार करना, कोई भी करेक्टर किस तरह सोचेगा, उसके सोचने का तरीका क्या होगा, और वो तरीका डिपेंड करता है कि उसका बचपन कैसा बीता है, उसकी पसंद क्या है, उसने पढ़ाई क्या की है, किन लोगों में उसका उठना बैठना है, क्या उसका जॉब है या क्या उसके सपने हैं। तो ये सब जब लिखते हैं, एक बीइंग अ उपन्यास मतलब नॉवेलिस्ट, जब मैं इन करेक्टर्स पे काम करती हूँ तो अलग अलग तरह की भाषा को मैं डिस्कवर करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं। इस उपन्यास में मुझे लगता है 10-15 करेक्टर्स हैं, और सबसे महत्वपूर्ण तो 4-5 करेक्टर हैं। बेगम साहब हैं, हकीम साहब हैं, हुसैन है, गार्गी है, उसकी माँ है सुमन। तो उन सब का अपना स्ट्रगल है, अपना सोचने का तरीका है। और इस पर मैं एक शेर कहना चाहूँगी कि जो एक उपन्यासकार होता है वो एक समय भी अकेला नहीं रहता, वो कई कैरेक्टर्स को अपने दिमाग में लेके चल रहा होता है। तो उस पर एक शेर अर्ज़ है कि मैं बैठे बैठे अक्सर गुम हो जाता हूँ, मैं बैठे बैठे अक्सर गुम हो जाता हूँ, मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ, मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। तो यही एक यात्रा है। जब लिखती हूँ तो बहुत सारे करेक्टर्स के बीच में ट्रैवल करते करते कई बार यही भूल जाती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे उन हुसैन बन के सोचना है या मुझे बेगम साहब बन के सोचना है। तो ये एक मज़ेदार चीज़ भी है जो काफ़ी कुछ डिस्कवर करने में मदद करती है। बदायूं शहर से आपने एक लव स्टोरी उठाई, एक कथानक लिया, और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने बदायूं शहर से उठाई? 243601 पिन कोड वहाँ से लिया, वहाँ की एक स्टोरी ली, और वो उस इन दोनों के अलावा और क्या क्या है जो आपको लगा कि उस शहर से डायरेक्ट कनेक्ट है? वहाँ की तहज़ीब, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की शैली, बोलने का अंदाज़, या और भी जो आपको लगा भाई ये वो खूबियाँ हैं जो उस शहर को रिफ्लेक्ट करती है? जी, बदायूं जो है बहुत प्राचीन काल का शहर है, जिसका नाम मयूता था। और कहा जाता है कि क्योंकि बदायूं में गंगा है और कचला घाट है, तो ये एक ही बहुत पवित्र शहर भी माना जाता है। यहाँ गुलाम वंश की भी राजधानी रह चुका है, तो ऐतिहासिक रूप से ये बहुत समृद्ध शहर है। और शकील बदाऊनी का नाम सुना होगा, जो फेमस गीतकार थे, वो भी बदायूं के थे। बदायूं से बहुत लोग निकले, पर ये बड़े अफसोस की बात है जो वहाँ से निकला वो फिर दोबारा लौट के नहीं गया, क्योंकि हम जहाँ से निकलते वो लगता है कि हाँ हमारे जड़ें ज़रूर उस शहर में रह जाती हैं, लेकिन जैसे एक वृक्ष बड़ा होता है तो उसे फैलने के लिए आकाश चाहिए होता है, तो उस तरह बदायूं को कई लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन आज भी वो शहर उसी तरह बहुत सारी खुशबू समेटे हुए है, क्योंकि भाषा के लिहाज से वो बहुत सुंदर शहर है। उर्दू वहाँ, मेरी जितनी भी उर्दू अच्छी है तो उस शहर की वजह से है, और बहुत समृद्ध शहर है। तो शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया, क्योंकि मैंने 12th वहीं से पास किया। तो एक जो आप बोलते हैं कि एक नींव जो है, उस शहर ने मुझे नींव दी, और ये भी सिखाया कि क्या नहीं करना है, क्योंकि वो छोटा शहर था। तो छोटे शहर बड़े जैसे होते हैं कि बंद जहन के शहर होते हैं, कई बार लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं होते हैं। तो ये भी सिखाया कि जीवन में क्या नहीं करना है, किस चीज़ के आगे नहीं झुकना है, ये भी मैंने शहर से सीखा। कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सद्भाव का जिक्र भी आपके इस उपन्यास में है, वो किस तरह पेश किया और किस तरह का मैसेज उसमें शामिल है? मैं हमेशा से गंगा जमनी तहजीब पे मेरा विश्वास रहा है, क्योंकि जब कम्युनल रिवॉर्ड्स हुए थे बदायूं में, तब मैं छोटी थी, काफ़ी 7-8 साल की थी, और उस समय मुझे याद है कि हम लोग एक कॉलोनी में रहते थे जहाँ हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, और किस तरह मुस्लिम फैमिली जो अकेली थी, हम लोगों ने मिलके बचाया उन लोगों को, और उनके पास कोई खाने पीने का सामान आता था तो वो कैसे बांटते थे। तो ये बचपन से ही जो बीज हम मेरे अंदर पड़ गए थे कि
जो धर्म या संप्रदाय होता है वो इंसानियत से बढ़कर नहीं होता है। इसलिए यही कोशिश की है मैंने कि बेगम साहब की जो बहुत ख़ास दोस्त हैं वो हिंदू हैं और वो सारे त्यौहार चाहे ईद हो, होली हो, दिवाली हो मिलके मनाते हैं, क्योंकि इंसानियत में जो खुशबू होती है और मुझे लगता है उसी वजह से वो होना ज़रूरी है, तभी हम वास्तविक धर्म को निभा पाएंगे। कोई भी धर्म जो है दूसरे धर्म से नफ़रत करना नहीं सिखाता और यही खुशबू मैंने अपने उस उपन्यास में बचाने की कोशिश की। 243601 लिख के आपने बदायूं का ऋण तो उतार दिया, पर आप राजस्थान के भी कई शहरों से जुड़े हुए हैं। इन शहरों के ऋण उतारने का आगे का आपका कोई प्लान इसी अंदाज में 243601 वाले में? जयपुर का मुझ पे ऋण है बहुत बड़ा, क्योंकि मेरी जो क्रिएटिव जर्नी की शुरुआत हुई है वो जयपुर से ही हुई है। तो जयपुर को मैं अपनी ज़मीन मानती हूँ जहाँ पे मेरी रचनाएं अंकुरित होना शुरू हुई। तो ज़रूर इंशाल्लाह किसी दिन जयपुर पे भी मैं कुछ लिखूंगी और कोशिश करूंगी कि कर्ज तो चुकाना मुश्किल है, क्योंकि शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है और लगातार देता आया है। इस शहर के लोगों का प्यार मिला है और अभी तो मैं मुंबई में काम कर रही हूँ और कई शहरों में काम कर रही हूँ, लेकिन जयपुर से जो मेरा जुड़ाव है वो बिल्कुल शायद किसी किताब के रूप में कभी ना कभी मैं चुकाने की कोशिश करूँगी। आपने दूसरी का भी जिक्र किया, इस उपन्यास के अलावा वो कौन से उपन्यास या कहानी संग्रह आपके रहे हैं जो काफ़ी पढ़े गए हैं और आपको लगता है कि वो अलग हटके हैं लेखनी के लिहाज से भी और आपकी नज़र में भी? ज़्यादातर मैंने लव स्टोरीज़ लिखी हैं। तो एक तो पेंगुइन से मेरा उपन्यास आया था लव ड्रग, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा गया और युवा पीढ़ी ने, बल्कि मुझे लगता है कि हर एज ग्रुप के लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। उसके अलावा कुछ पन्ने इश्क जो एक कहानी संग्रह है जिसमें प्रेम कहानियाँ हैं, एक दो हॉरर कहानियाँ हैं, कुछ ह्यूमर की कहानियाँ हैं, ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं बेसिकली। और इस साल मेरी 3 किताबें आई हैं प्रभात प्रकाशन से, जिसमें एक तो सुपर नेचुरल थ्रिलर है, भूत कथा है, रोमांस से इतर मैंने कुछ लिखा है जो एक भूत कथा है, ट्रीटी ऑफ साइलेंस, भटकती आत्मा की सौदेबाजी। तो क्योंकि भूत कथा में कोई लॉजिक नहीं होता, जैसे प्यार में कोई लॉजिक नहीं होता, कोई हमें क्यों अच्छा लगने लगता है या हम किसी से क्यों, किसी की ऊर्जा से हम क्यों प्रभावित हो जाते हैं या कोई बेवजह हमें क्यों बुरा लगता है, इन चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं होता। ऐसे ही भूत कथा का कोई लॉजिक नहीं होता। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक आत्मा जो है वो सौदा करती है किसी लड़की से उसकी आवाज़ के बदले, कि तुम अपनी आवाज़ मुझे दे दो और उसके बदले में मैं तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ दूंगी। तो ये एक अलग तरह की कहानी है, ये आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक किताब आई है खुशी के ख़जाने की चाबी, जो कि एक सेल्फ हेल्प बुक है। ये मैं दिखाना भी चाहूँगी। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जो कि मेरे अपने अनुभवों पे आधारित है, क्योंकि एक लंबी यात्रा तय की है मैंने और मैं मानती हूँ कि जीवन में ज़रूरी नहीं है कि आप हर गड्ढे में खुद गिरकर ही देखें। कई बार दूसरों को गड्ढे में गिरते हुए देख के भी आप संभल सकते हैं कि यहाँ नहीं गिरना है, ये काम नहीं करना है या मुश्किल परिस्थितियों से कैसे जूझना है। तो ये किताब जो है उसमें आपको काफ़ी मदद करेगी। मैंने इसमें 11-12 इसमें 20 चैप्टर्स हैं जो शायद जीवन के हर क्षेत्र को थोड़ा थोड़ा कवर करते हैं। तो और ये इंग्लिश में भी है, की टू हैप्पीनेस के नाम से। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। जो आपको इसमें लिखा है कि ज़िंदगी की तमाम कड़वाहटों के बीच अपनी मिठास को ज़िंदा रख पाना ही असली सफलता है। हम लोग पैसे कमाने की दौड़ में, कुछ बनने की दौड़ में काफ़ी कुछ खो देते हैं, खुद को खो देते हैं और फिर जीवन के एक मोड़ पे याद आता है कि शायद हम तो बचे ही नहीं हैं अपने अंदर। तो ये वही कोशिश है कि हम खुद को बचा सकें। तो ये किताब है और दूसरी वो दिखाना चाहती थी, ट्रीटी ऑफ साइलेंस। ये 3 किताबें मेरी इस साल आई हैं 243601, और बाकी मेरी बहुत सारी किताबें अमेज़न पे उपलब्ध हैं। तो किस तरह का अनुभव आपने इसमें शामिल किया? इस किताब का जिक्र जो आपने किया, खुशी के खजाने की चाबी, एक आध अनुभव जो आप शेयर करना चाहें? इसमें वैसे तो बहुत अलग अलग, पूरा ताला मत खोलिए, पर इस चाबी के जरिए एक आध अनुभव शेयर कर सकते हैं जी। इसमें जो है अलग अलग चैप्टर्स हैं कि कैसे
एक सबसे महत्वपूर्ण जो मैं चैप्टर बताना चाहती हूँ वो है हाउ टू हील योर इनर चाइल्ड, यानी अपने अंदर के बच्चे को कैसे स्वस्थ करें। हम लोग जो आज हैं, जो यहाँ कितने जो भी लोग बैठे हैं, हम लोग इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते बहुत कुछ सहते हैं। ज़रूरी नहीं है सबका बचपन बहुत अच्छा बीता हो। अक्सर हम लोग बच्चों को डांट देते हैं ये कह के कि तुम नहीं समझोगे, या बच्चे को तेज़ आवाज़ में बोलते हैं और सोचते हैं बच्चे को क्या बुरा लगेगा, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या पेरेंट्स भी कई बार ढंग से बिहेव नहीं करते बच्चों से। इस यात्रा में बहुत बार जो है हम अंदर से घायल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और वो जो घायल बच्चा है, जो हमारा इनर चाइल्ड है, वो बड़े होने के बाद भी वैसा ही बना रहता है। जो जिसे हम बोलते हैं कि ट्रॉमास, हमारे समाज में या परिवारों में अक्सर ट्रॉमास की बात नहीं होती। बचपन में हमने कितना झेला है, अपनी टीनेजेस में कितना झेला है, चाहे वो वर्बल अब्यूज़ हो, चाहे वो फिज़िकल अब्यूज़ हो, चाहे बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो। बच्चे उस बारे में कभी भी खुल के बात नहीं कर पाते, और वो ट्रॉमा जो है वो उनके अंदर रहता है, और जब बड़े होने के बाद भी वो ट्रॉमा रहता है। तो ये मेंटल हेल्थ को बहुत असर डालता है। मैंने कोशिश की है कि इस बारे में बात हो, और कई बार जो होता है ना कि हमारा इलाज हमारे ही हाथ में होता है, लेकिन हम उस चीज़ को एड्रेस ही नहीं करेंगे, उस चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं, तो इलाज भी कैसे होगा। तो बेहद ज़रूरी है कि उस बारे में बात की जाए। अपने अंदर जो बहुत कुछ टूटा है, क्योंकि हम लोग भले ही हम सोचें कि हम भूल गए, लेकिन भूलते कुछ भी नहीं है, और वो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और उसके अलावा कि आज जो सोशल मीडिया के हम दौर में हैं, जहाँ पे रिश्ते बहुत ही मतलब वल्नरेबल हो चुके हैं, जहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, लोग चीट कर रहे हैं, लोगों के दिल टूट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारे जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। और मुझे लगता है कि ये किताब पढ़ के आपको कहीं ना कहीं वो चाबी मिलेगी जो आप भूल चुके हैं, खो चुके हैं, और शायद अपने आप को बेहतर तरीके से पहचानने में ही किताब आपकी मदद करे। आपका जो ज़्यादातर लेखन है वो उसके टारगेट रीडर्स जो हैं वो यूथ है, नौजवान हैं। आपको क्यों लग रहा है, आपको क्यों लगा कि उस टारगेट रीडर्स के बेस पे आपकी लेखनी हो, मतलब नौजवानों को केंद्रित रख के आपने चीज़ें लिखी है, तो आपको क्यों लगा कि वो पाठक वर्ग ऐसा है जो जहाँ तक आपका ये सारा मैसेज पहुँचना चाहिए? वैसे तो मेरा पाठक वर्ग चांद साहब हर एज ग्रुप के लोग हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मेरी मौसियाँ हैं वो भी 60 प्लस हैं, 70 वाली हैं, और वो भी किताब को पढ़ती हैं, कनेक्ट करती हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सिर्फ यूथ ओरिएंटेड है, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी यूथ रहा था, और वो फीलिंग्स सबके अंदर होती हैं। जब आप कोई प्रेम कथा पढ़ते हैं, कुछ मनोरंजक पढ़ते हैं, या कोई कविता पढ़ते हैं, तो आप उससे जुड़ते हैं। अगर आप यूथ हैं तो आप अपने प्रेजेंट से रिलेट करेंगे, और अगर थोड़ी ज़्यादा एज के हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो आप नॉस्टैल्जिया में जाएंगे, आप पुराना सोचेंगे। तो मेरी कहानियाँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सब लोग पढ़ सकें, और यूथ इसलिए क्योंकि यूथ जो है उसमें बहुत एनर्जी है, और वो मतलब पढ़ते हैं, और मैं ये नहीं मानती कि पढ़ना कम हुआ है। पढ़ने के शौकीन आज भी हैं, और वो पढ़ रहे हैं लगातार। आपके उपन्यास 24-37-01 और दूसरे उपन्यास और कहानी संग्रह, या आपसे जुड़ी हुई कोई ऐसी और आपके लेखन से जुड़ी ऐसी बातें जो आप शेयर करना चाहें, जो लग रहा है आपको कि छूट रही है, जिन पे चर्चा होनी चाहिए? मैं सोचती हूँ कि शायद दर्शकों की तरफ से अगर कोई सवाल आना चाहे। वो है। एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा, ईरा टाक ऑथर है, स्क्रीन प्लेयर है, राइटर है, फिल्म मेकर है, एंड पेंटर है, वो कौन सा प्रोफेशन है जो आपके दिल के करीब है? सबसे करीब तो राइटिंग ही है मेरे, क्योंकि मैं स्वभाव से बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। अब क्योंकि मेरे प्रोफेशन की डिमांड है कि जो मैं लिखूँ उसके बारे में बात भी करूँ और पाठकों तक पहुँचूँ भी, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, जो बात कही जाती है वही सुनी जाती है। तो इसलिए मुझे मजबूर होना पड़ा कि मैं थोड़ा बोलना सीखूं। लेकिन बेसिकली मैं इंट्रोवर्ट हूं और मुझे एकांत बहुत पसंद है, तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा तो मेरे लिए राइटिंग ही है, लेखन ही है। जहाँ तक फिल्म मेकिंग की बात है,
क्योंकि मुझे फ़ोटोग्राफी का भी शौक़ था। मैंने पेंटिंग्स भी की हैं काफ़ी साल, और अभी भी कभी कभी करती हूँ, प्रोफेशनली तो नहीं करती। लेकिन ये सारी कलाएं जो हैं, म्यूज़िक है, आर्ट है, फ़ोटोग्राफी है, वो सारी कलाएं फ़िल्मों में आ जाती हैं। तो फ़िल्म मुझे एक बड़ा कैनवास लगता है, अच्छा माध्यम लगता है कि मैं उसमें ख़ुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकूं। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि जो बेसिक है, जो बैकबोन है किसी भी फिल्म की, वो कहानी है। तो कहानी हमेशा से मेरी प्रिय रही है, और मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक लेखक रहूँगी, ऑथर तो मैं रहूँगी। अब इस उपन्यास, इनके लेखन और इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल जो आप लोग पूछना चाहें, हैंड रेज करके आप सवाल पूछ सकते हैं। ईरा जी के उपन्यास, इनके लेखन और इनके खुद के बारे में आपका कोई भी सवाल जो आप जानना चाहें, पूछना चाहें। इसके अलावा जो मेरा ये उपन्यास है 243601, वो राजपाल बुक स्टॉल पे उपलब्ध है। अगर आप लोग उसे ख़रीदना चाहें तो उसे ख़रीद सकते हैं राजपाल के स्टॉल से। लगता है सब कुछ आपके लेखन, उपन्यास और आपसे जुड़े हुए सभी सवालों का जवाब मिल गया। फिर भी कोई सवाल जो छूटा हुआ महसूस हो रहा हो, आपको लग रहा है पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। किसी को तो पूछना ही होगा, माइक जवाब। किसी युवाओं का कोई सवाल किताब को लेके? मैम, मैं उपन्यास के लिए तो आपसे नहीं पूछ पाऊँगा, लेकिन एक थोड़ा पर्सनल सा सवाल था कि जब भी आप नोवेल राइटिंग या कोई भी राइटिंग करते हैं तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम है या हर वक्त आप कर सकते हैं? इसको आप कोई बता सकते हैं कि कब आपको ऐसा अच्छा लगता है कि उस समय आप राइटिंग के लिए, या कोई जगह हो, या ऐसे कुछ टाइप से? जी, क्या नाम है आपका? विजेंद्र। विजेंद्र, लिखना जो है मुझे लगता है कि एक कुदरत का आशीर्वाद है, और जो विचार हैं उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, वो कभी भी आ सकते हैं। चाहे आप वॉक कर रहे हो, जिम में हो, खाना बना रहे हो। तो एक राइटर होने के नाते मैं मानती हूँ कि आपको हमेशा सजग रहना पड़ता है। आपको जब भी थॉट आए, वो कई बार नींद में भी थॉट आ सकती है, आपकी नींद खुल गई, और वो विचार ऐसे होते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, और अगर आपने नोट नहीं किया तो वो गायब हो जाते हैं। लिखना, जब आप प्लान करके एक नावल लिख रहे हैं तो वो एक क्राफ्ट है, उसमें आपको डिसिप्लिन से बैठना भी पड़ता है, लिखने के टाइमिंग डिसाइड करने पड़ते हैं। लेकिन जो बहुत अलग तरह के विचार हैं जो आपको वो कभी कभी आते हैं। तो अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि विचारों को तुरंत जैसे आए उन्हें नोट करने की आदत डालिए, चाहे मोबाइल में हो, चाहे नोट पैड में हो, तुरंत नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बाद में फिर आते नहीं हैं। दूसरा, जो मेरे लिखने की प्रक्रिया है, मैं जब लिख रही होती हूँ तो मैं टाइम नहीं देखती हूँ। हो सकता है मैं पूरी रात भी लिखूँ, और हो सकता है पूरे दिन में मैं केवल आधा घंटा ही लिखूँ, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि, क्योंकि मैं फुल टाइम राइटर हूँ और ये मेरा प्रोफेशन है और पैशन भी है, तो कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ घंटे तो डिसिप्लिन से लिखूँ ही। और बेसिकली ऑल राइटिंग इज़ री राइटिंग। जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है, जब भी आप चाहे कहानी लिख रहे हैं, चाहे आप नॉवल लिख रहे हैं, जब आपके विचार आ रहे होते हैं तो मुझे लगता है एक बार तो लिखते जाना चाहिए। और फर्स्ट ड्राफ्ट इज़ अ गार्बेज, ये कहा जाता है राइटिंग में, कि पहला ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा हो, लेकिन जब आप उसे एडिटिंग करने बैठेंगे तो हो सकता है 4 पेज में से आपको 4 लाइनें बहुत अच्छी मिल जाएं और बाकी आपको हटाना पड़े। तो एक अच्छा राइटर वही होता है जो अपने लिखे को बेरहमी से काटना सीखे। उसे ये नहीं कि मैंने लिख लिया तो बहुत महान लिख लिया। ये विचार जो है ये बहुत मतलब ख़राब विचार है, जो कि आपकी ग्रोथ रोक देता है। तो लिखिए जो विचार आए और उसके बाद उसे अच्छे से एडिटिंग कीजिए। 4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ही लगने लगेगा कि ये 6 लाइनें तो मैंने फालतू में लिखी, ये बात 1 लाइन में हो सकती थी। तो यही मेरा लिखने का प्रोसेस होता है। थैंक यू। और कोई सवाल तो आप पूछना चाहें? हेलो, नमस्ते मैम। मेरा नाम दशरथ है और मैंने बुक्स तो नहीं पढ़ी है,
लेकिन आपकी सोशल मीडिया से जो मैं फेसबुक और इंस्टा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा भी एक पर्सनली सही सवाल ये है कि जो आप एक कैप्शन लाइन लिखते हैं वो मुझे बड़ी प्रभावित करती है, और वो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सी लाइन में एक फ़ोटो के नीचे जो आप मतलब वो इंस्प्रेशन और वो मतलब हम लोग को लगता है कि कहीं डाल रहे हैं, तो कई बार तो मैं चुरा करके आपकी लाइनों को उठा लेता हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये थॉट्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं और इनको सीखने के लिए क्या एक प्रोसेस है कि एक फ़ोटो के नीचे एक सुंदर सा कैप्शन, जो आजकल सोशल मीडिया पे इसका बहुत इन्फ्लुएंस है, तो उसके बारे में कुछ अपने आप विचार व्यक्त कीजिए प्लीज़। जी शुक्रिया दशरथ। सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि आप चोरी ना किया करें, प्लीज़ मेरा नाम लिख दिया करें, क्योंकि कोई भी एक लाइन होती है वो राइटर की प्रॉपर्टी होती है, और अगर आप उसका नाम दे के शेयर करते हैं तो उसकी राइटिंग, उसका नाम औरों तक जाता है, उसकी किताबें, अगर आपको जैसे एक लाइन पसंद आई तो हो सकता है कल को आपका मन बन जाए कि मैं इनकी किताब पढ़ के देखता हूँ। और मैं यहाँ जितने लोग मौजूद हैं मैं कहूँगी कि आप किताब भी पढ़ के देखिए, क्योंकि किताबों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि किताबें जो ऐसी हैं वो जो हमें मोबाइल से दूर रखती हैं, किताबें जो हैं वो हमें एक अलग दुनिया में ले जाती हैं जो मोबाइल नहीं ले जा सकता। भले ही आप मोबाइल पे किंडल पे बुक पढ़ लें, लेकिन जो किताबों की खुशबू है, पन्नों की खुशबू है, वो एहसास आपको कभी नहीं मिल सकता। जहाँ तक लाइन लिखने की सवाल है, तो अक्सर मैं थॉट उसी समय आती है, क्योंकि मैं पूरी तरह से राइटर हूँ और मुझे लगता है मैं सिर्फ विचारों में ही जीती हूँ। जैसे मैंने शेर अभी सुनाया था कि बैठे बैठे अक्सर गुम हो जाता हूँ, मैं नहीं रहता, मैं तुम हो जाता हूँ। तो ये लाइंस तो आती रहती हैं और मैं हमेशा ही लिखती रहती हूँ, और शायद ये कुदरत की आमद है, कुदरत का आशीर्वाद है, तो वो लिखती हूँ। और कोशिश यही रहती है कि मेरे लिखे से, क्योंकि लेखक होना खुद से जग तक की यात्रा है। एक्चुअली राइटर बनने का एक प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले ये होता है कि हम प्यार में पड़े या हमारा दिल टूटा। अक्सर इसी वक्त में लोग लिखना शुरू करते हैं, चाहे कविता लिखी या कोई देशभक्ति, कोई चीज़ हो गई, उसमें आप के खून ने उबाल मारा और आपने कोई अच्छी सी देशभक्ति की कविता लिख दी। तो ये जो इंटेंस इमोशंस होते हैं, प्यार के, देशभक्ति के, दिल टूटने के, यहाँ से लोग लिखना शुरू करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रोफेशनली राइटर होना चुनते हैं, तो आपकी राइटिंग इस तरह होती है कि वो दुख आपका दुख ना हो, वो दुनिया का दुख हो जाए, वो खुशी आपकी खुशी ना हो, दुनिया की खुशी हो जाए। तभी जैसे आपने कहा कि आप कनेक्ट करते हैं, तो यही है कि आपकी लिखे हुए से लोग कनेक्ट करें, यही एक सक्सेस है राइटर की। और मुझे लगता है कि ये अभ्यास से ही आता है। आप लिखते रहेंगे, आप एडिटिंग करते रहेंगे, तो आपकी 10 लाइंस में से एक लाइन में ऐसा असर आ जाएगा कि लगेगा कि हाँ, ये 10 लाइन की बात एक लाइन में कह दी। शुक्रिया। और किसी का कोई सवाल है? शैली, एक मिनट। इनके अलावा आपको मेरी किताबें अमेज़ॉन पे सारी किताबें मिल जाएंगी। आपको बस इरा टाक से सर्च करना है, ERA इरा TAK टाक, आपको मेरी सारी बुक्स वहाँ पे उपलब्ध होंगी। मैडम सर नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं आपकी नई किताब के लिए मैम। जैसे कि अब मेरा सवाल एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। अभी हमने एक सोशल मीडिया के बारे में आपने एक बोला, साथ ही विचार कैसे आते हैं और लेखक उसको किस तरह से अपने शब्दों में डाल के लिखता है, एंड इम्पल्सिव राइटिंग जो आपने कहा कि वो जो उस क्षण पे आया और हमने उस चीज़ को लिख दिया। तो मैम रीडर के तौर पे या हम एक कहना चाहिए एक ऑडियंस के तौर पे हम इंस्टा पे देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं, शॉर्ट फिल्म देखते हैं, 30 सेकंड का कोई वीडियो देखते हैं, तो इन दैट हम लोग बहुत उसे इम्पल्सिव उसमें देखते हैं और उससे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं उस इंस्टेंट पे। तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है कि सोशल मीडिया से जिस तरह से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या एक लेखक के तौर पे भी आपने इस चीज़ को महसूस किया है कि जिस तरह का कंटेंट हम लोग देखते हैं या पढ़ते हैं तो उससे इम्पल्सिव राइटिंग होना या किसी एक विचारधारा के प्रति अपन प्रवाहित होकर उसमें लिखना, ये सब होता है? और यदि होता है तो इसको किस तरह से आप लोग ओवरकम कर पाते हैं? तो यदि ऐसा कुछ आपने अनुभव किया है तो प्लीज़ उस चीज़ को भी शेयर कीजिए। जी, अच्छा सवाल किया आपने। आपका नाम क्या है? आकाश जी का जो सवाल है वो वाकई में आकाश जैसा विशाल है, क्योंकि बहुत सारे
ये चीज़ों को कवर करेगा। तो सबसे पहले तो ये बात मैं बोलना चाहूँगी कि वायरल होना और प्रसिद्ध होने में बहुत बड़ा अंतर है। वायरल कोई रातों रात हो सकता है, लेकिन जो प्रसिद्ध होने की यात्रा होती है वो बहुत लंबी यात्रा होती है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, इन्फ्लुएंसर्स का दौर है। अब वो है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, आप कुछ भी कहें, मतलब ठीक है नाम तो होगा। जैसे अभी चल रहा था रणवीर इलाहाबादिया का, समय रैना का, जो कुछ भी बोल के अश्लील बातें बोल के फेमस हो जाना, वायरल हो जाना, बदनाम हो रहे हैं लेकिन उन्हें लग रहा है कि नाम हो रहा है हमारा। तो वायरल होना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन जब आप सोचते हैं कि फेमस होना, प्रसिद्धि, वो एक बहुत लंबी यात्रा है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, बरसों आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब वो धीरे धीरे आप नाम कमाते हैं। चाहे एक लेखक के तौर पे यात्रा हो, चाहे एक सिंगर के तौर पे यात्रा हो, कोई भी रातों रात फेमस नहीं हो सकता है। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है और एक दिन आपको लगता है ये फेमस हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसने कितनी रातें रोते हुए काटी, कितना संघर्ष किया, कितने घंटे अभ्यास किया, कितने रिजेक्शंस झेले। तो ये अंतर है। इसलिए मैं बहुत रैंडम सक्सेस में बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप शांति से अपना काम कर रहे हैं, मेहनत से, ये ज़रूरी है कि अपने काम को फैलाओ, लोगों तक पहुँचाओ, वो ज़रूरी है, लेकिन ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है। और आपका सवाल क्या था एक्चुअली? यही था ना? जी 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 मैं समझ गई। एक्चुअली बात क्या है कि हम लोग भीड़ चाल में भाग रहे हैं और भीड़ का जो है कभी भी दिमाग नहीं होता है। ये ज़रूरी है कि हम ठहर के थोड़ा सा अपने फ़ोन से ब्रेक लेके ठहर के सोचें कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्योंकि ये शक्ति हमें ईश्वर ने, कुदरत ने, या आप जो भी मानते हैं इस कायनात ने, हम सबको ये शक्ति दी है कि हम सही गलत का फैसला कर सकें। जब हम गलत भी कर रहे होते हैं तो कोई आवाज़ हमें रोकती है। ये अलग बात है कि हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, हम पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, लोगों के प्रेशर में आ जाते हैं कि सब कर रहे हैं, सब कुंभ जा रहे हैं, 144 साल में हो रहा है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर आप नदी को प्यार करते हैं तो क्या ये नदी के साथ सही कर रहे हैं कि नदी में करोड़ों लोग जाके नहा रहे हैं, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं और धक्का मुक्की हो रही है, स्टैम्पीड हो रहा है, लेकिन लोग 500-500 किलोमीटर के जाम लग रहे हैं। तो वैसे मैं मानती हूँ कि सबको हक है अपनी फैसले करने का, पर संत रैदास की एक बात बचपन से ही मेरे दिमाग में बैठी थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन शुद्ध है तो आप अपने घर में बैठ के ही गंगा स्नान का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके विचार शुद्ध हैं तो आप कहीं भी अपने मतलब आप कहीं से भी, जैसे अगर स्वर्ग और नर्क की कल्पना आप करें तो आप जीते जी स्वर्ग भी देख सकते हैं और जीते जी आप नर्क भी देख सकते हैं। ये सब खुद पर डिपेंड करता है। तो भेड़ चाल में भागने का कोई भी मतलब मुझे नहीं दिखता है। सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। सब जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सदियों से ऐसा होता आया है, इसलिए करना है, तो ये मैं मूर्खता मानती हूँ। आप अपनी तर्क शक्ति से देखिए कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, तब फैसला लीजिए। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, ख़ास तौर पे हमारे बुक की जो राइटर हैं ईरा जी का, कि उन्होंने वक्त निकाला, और साथ ही सामने बैठे ऑडियंस, सामने बैठे श्रोताओं का, जो इस किताब, इनकी लेखनी से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को बड़े गौर से सुना और अपनी जिज्ञासाएं भी शांत की।